हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। डिस्कशन को दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में दोस्तों हम जानेंगे, हमारे सारे बेसिक एस्पेक्ट्स तो वैसे कंप्लीट हो चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले, तो हम डायरेक्टली बात करते हैं जिसके बारे में हमारा ये चैप्टर है कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है। ठीक है, और 4 मेजर तरीके के लाइफ प्रोसेसेस जो मैंने आपको बताए थे उसको भी हम डिटेल तरीके से जानेंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो मेंटेनेंस और सर्वाइवल के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो तब भी चलते रहने चाहिए जब इंडिविजुअल कुछ कर भी नहीं रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेसेस या मेंटेनेंस फंक्शंस या मेंटेनेंस एक्टिविटीज शरीर के अंदर जो हो रही हैं वो तब भी तो होते रहने चाहिए ना जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ये दीदी आराम से सोफे पे बैठ के रिलैक्स कर रही है ना, तो जब हम रिलैक्स कर रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेट कर अपना आराम से फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, तब भी तो दिल धड़कना चाहिए। किडनी, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट, ब्रेन, इन सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस तब भी तो चलते रहने चाहिए। जरूरी थोड़ी ना जब हम पढ़ने बैठे तो ही हमारा दिमाग काम करे, जब भी हम रनिंग करें तो ही हमारे लंग्स जो है अपना जो काम एक्टिविटीज जो लंग्स करते हैं वो करके दिखाएं। हम जब बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है या स्लीपिंग मोड में है तब भी ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो चलते रहने चाहिए। ठीक है, तो यही हमें बोला जा रहा है यहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेंटेनेंस फंक्शंस हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए जब भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ स्पेशल एक्टिविटी ना भी कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप मान लो कि आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, या फिर जब आप सो रहे हो या फिर जब आप रेस्ट कर रहे हो, ये सारे के सारे जो एक्टिविटीज हैं, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो बॉडी के अंदर कंटिन्यूड रहने चाहिए ताकि आप जिंदा रह सको। ये थोड़ी ना कि आप हमेशा जागते रहोगे और जब जागोगे तभी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस है वो परफॉर्म होंगे। सोते हुए भी स्लीपिंग मोड पर, रिलैक्सिंग मोड पर, या कुछ भी जब आप एक्टिविटीज ना भी कर रहे हो तब भी ये फंक्शंस जो है लाइफ के कैरी आउट होते रहने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दोस्तों हमें दे रखे हैं कि अगर हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के प्रोसेस में होता क्या है। ठीक है, ये लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली आपको बताए जा रहे हैं। पहले मैं आपको इसको चलो डेफिनेशन बता देता हूं। जो प्रोसेसेस एक साथ, ध्यान से सुनना, जो प्रोसेसेस एक साथ आपके बॉडी के अंदर मेंटेनेंस एक्टिविटीज, मेंटेनेंस फंक्शंस की जॉब को कैरी आउट करते हैं वो सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ को अलाइवनेस में रखने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए जो सारे के सारे प्रोसेसेस आपकी बॉडी के अंदर एक साथ अपना काम कर रहे हैं वो सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ लाइफ प्रोसेसेस के दोस्तों आपको इजी तरीके के एग्जांपल यहां पर गिवन है, बिल्कुल बेसिक वाले। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग में क्या होता है, इंसान और जानवर ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन काम करता है? हमारे शरीर में लंग्स हमारा काम करते हैं। ठीक है, तो अगर ये दीदी रिलैक्सिंग मोड पर हैं, आराम से रिलैक्स होकर सोफे पे लेट कर किसी को ये याद कर रही है, खुश हो रही है, स्माइल देखो आप इनकी कितनी बेहतरीन, कि पता नहीं अपने कौन से प्रेमी की इनको याद आ रही है, उनकी आवाजें गूंज रही हैं इनके मन में, तो उस टाइम पर सिर्फ इनके ख्यालात, इनका दिमाग काम नहीं करना चाहिए ख्यालों को सोचने के लिए, लंग्स भी अपनी एक्टिविटीज करते रहे। उसके बाद इन्होंने कुछ खाया होगा तभी ऐसे सुस्ता रही है यहाँ पर बैठ के, तो डाइजेशन की एक्टिविटी कंटिन्यू रहनी चाहिए इनकी बॉडी में। डाइजेशन क्या होता है? फूड जो है, ठीक है, जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो फूड जो है उसका ब्रेकडाउन होता है और हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और ये किसकी मदद से हो पाता है? ये हो पाता है ऑक्सीजन की मदद से, O2 की मदद से। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जो मैं आपको ब्रीदिंग बता रहा था कि जानवर और इंसान जो हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है, और CO2 को रिलीज करते हैं। प्लांट्स में उल्टा होता है, आप जानते हो कि वो CO2 को इनटेक करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी बॉडी में रिलैक्सिंग मोड में ब्लड सर्कुलेशन भी चलते रहना चाहिए। हार्ट जो है, ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? दिल काम करता है ब्लड सर्कुलेशन में। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है बॉडी के सभी पार्ट्स में, और ब्लड अपने साथ जो ब्लड के अंदर, जैसे सांस लेने के बाद हमने जो ऑक्सीजन लिया वो ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में कैरी होता है, एज वेल एज जो हमने खाना वगैरह खाया होता है
उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ब्लड से, शरीर से एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट जो है वो भी रिमूव होना चाहिए। वेस्ट रिमूवल के लिए आपके जो ऑर्गन है, किडनीज, वो काम करती हैं। तो वेस्ट जो है वो बॉडी में रिमूव होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एज वेल एज हमारी स्किन के थ्रू भी हमारा वेस्ट रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ पसीना, ठीक है, जिसको हम स्वेटिंग कहते हैं। तो ये एक्टिविटीज भी यहाँ पर होती रहनी चाहिए बॉडी के अंदर, भले ये कुछ भी इस टाइम पर नहीं कर रही है। और अगर इनके शरीर में कोई भी सेल्स अगर डैमेज हो गए हैं, ठीक है, तो वो उसकी जगह या तो नए सेल्स बनने चाहिए या फिर वो सेल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनकी रिपेयरमेंट होनी चाहिए, वो रिपेयर होने चाहिए। डैमेज सेल्स जो हैं वो रिपेयर होते हैं और जो सेल डाई आउट हो गए होते हैं, मर गए होते हैं, उसकी जगह पर नए नए सेल्स फॉर्म होते रहने चाहिए। तो ये सारे कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि हमने इन दीदी के एग्जाम्पल से समझा कि ये दीदी बड़ी रिलैक्सिंग मोड में किसी को, अपने प्रेमी को, अपने आशिक को याद कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पर अगर ये रिलैक्स कर रही हैं तो इनके ब्लड सर्कुलेशन ने अपना काम करना बंद कर दिया हो, इनकी किडनी जो है उन्होंने काम करना बंद कर दिया हो, इनका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो स्लो हो गया हो या स्टॉप हो गया हो, और जब ये आंखें खोलेंगी, कोई एक एक्टिविटी करेंगी, झाड़ू पोछा लगवाएंगी इनकी मम्मी इनसे, तभी जाकर फिर ये सारी की सारी एक्टिविटीज एक्टिव होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस की एक टेक्निकल डेफिनेशन जानते हैं। ये तो इजी डेफिनेशन थी, है ना, कि कॉन्टिन्यूस मेंटेनेंस जॉब जो हमारे शरीर के अंदर होती है, जो कि वेरियस ऑर्गन्स एक साथ मिलकर करते हैं शरीर के अलग अलग पार्ट को अलाइव रखने के लिए, ओवरऑल हमें जिंदा रखने के लिए, वो सारे प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। लेकिन यहां पर एक टेक्निकल डेफिनेशन जानते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। लाइफ प्रोसेसेस वो सारी एक्टिविटीज हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर परफॉर्म होती हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको परफॉर्म करते हैं टू मेंटेन देयर लाइफ, और ताकि उनका जो शरीर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनकी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से अपनी फंक्शनिंग करती रहे, बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स अच्छे तरीके से चलते रहे, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट है क्या हमें? एक तो जिंदा रखने का सबसे बड़ा जो सबूत है वो लाइफ प्रोसेसेस ही है कि ऑर्गन्स सारे के सारे इंटैक्ट हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। भले ही अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर अगर हम डॉर्मेंट स्टेट के अंदर हैं, यानी कि सो रहे हैं, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, तब भी लाइफ प्रोसेसेस चलते रहने चाहिए। तो लाइफ प्रोसेसेस क्यों रिक्वायर्ड है? दे आर रिक्वायर्ड बिकॉज इससे हमारी बॉडी का जो डैमेज है वो प्रिवेंट होता है। जैसे अभी आपने देखा सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो डैमेज सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, या फिर जो सेल मर चुके हैं, जो डाई आउट हो चुके हैं, उसकी जगह पर नए सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। इससे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का जो ब्रेकडाउन होता है वो प्रिवेंट हो जाता है, और हमारा जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो इससे लाइफ प्रोसेसेस से कंटिन्यूड फॉर्मेट के अंदर रहता है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो अब ये जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है, तो यहां पर देखो दोस्तों एक लाइन लिखी हुई थी कि लाइफ जो है वो चलती रहती है भले अगर आप साइलेंस मोड पर हो। ये पावर है लाइफ प्रोसेसेस की कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर आप रिलैक्सिंग स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में, स्लीपिंग स्टेट में, अगर आप डॉर्मेंट स्टेट में हो, तब भी ये लाइफ प्रोसेसेस जो हैं ये कैरी आउट होते रहेंगे। शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स अपना जो काम है वो करते रहेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सबसे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीरों में 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। अगर हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में नेमिंग अगर इसकी करें तो सबसे पहले होता है खाना खाना, वो होता है न्यूट्रिशन। फिर उस खाने का ब्रेकडाउन होगा और वो ब्रेकडाउन सांस लेने की मदद से जो ऑक्सीजन हमारे अंदर आया उसकी सहायता से होगा, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। फिर ब्लड जो होगा ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व अपने अंदर करके शरीर के विभिन्न अंगों तक वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को, जो भी हमने खाया पिया होगा, उसको फैलाएगा, पहुंचाएगा, ठीक है। बीमारियों को भी पहुंचाएगा और अच्छे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए शरीर के विभिन्न पार्ट्स को हेल्दी भी रखेगा। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और जब हम कुछ चीज़ खा लेंगे, हमारी बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी हमारे अंदर बना दी, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो बाय प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बचेंगे, शरीर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकालेगा, जिसको हम एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है।
इनको एक एक करके दोस्तों जानते हैं डिटेल तरीके से, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ इसके बारे में बात करी थी, सिर्फ इसकी नेमिंग करी थी। अब हम डिटेल तरीके से जानते हैं वर्कआउट कैसे करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहला प्रोसेस होता है, ऑर्डर दोस्तों यही होता है, याद रखना कि सबसे पहले होता है न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद आता है एक्सक्रीशन, ठीक है। NRTE ये ऑर्डर होता है प्रॉपर। तो हम यहां पर बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन की। अब देखो क्या है, कुछ इंट्रोडक्शन जानते हैं सबसे पहले इस टॉपिक का। हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, मतलब हमारी लाइफ इन द सेंस में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहां पर बात कर रहा हूं, इंसान हो, जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, इन सबकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिंदगियों में जो मेंटेनेंस प्रोसेसेस और मेंटेनेंस एक्टिविटीज जो होती है, ठीक है, ये जो चलती चली जाती है मेंटेनेंस एक्टिविटीज, इस सब चीजों के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। दोस्तों साइंस में ना हम वैसे बोल देते हैं कि एनर्जी, बायोलॉजी में हम ना वर्ड यूज कर देते हैं एनर्जी, लेकिन एनर्जी को अगर आपको प्रॉपर तरीके से बायोलॉजिकल टर्म के अकॉर्डिंग, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर डिनोट करना है तो एनर्जी को हम कहते हैं, आगे चलकर आप ये सीखोगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एटीपी का मॉलिक्यूल। एटीपी का मॉलिक्यूल, एटीपी की दोस्तों फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी जिसको आप कहते हो ना, जिसको आप कहते हो शक्ति, ऊर्जा, तो वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, वो शरीर में आपको कोई दिखती नहीं है, लेकिन एनर्जी को हम लोग एनर्जी ना कह के साइंस में, स्पेशली बायोलॉजी में हम एक टर्म देते हैं विच इज कॉल्ड एज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये सारी मेंटेनेंस एक्टिविटीज को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कि काम होना चाहिए, उसके लिए हमारे शरीर में हमें चाहिए ऊर्जा, हमें चाहिए एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के बिना कोई भी लाइफ प्रोसेस हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप कुछ खाओगे ही नहीं, कुछ पियोगे ही नहीं, आपकी बॉडी एकदम सुस्त है, आप ढीले ढाले पड़े हुए, आपने बहुत दिनों से, बहुत घंटों से कुछ भी नहीं खाया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है उसकी एनर्जी ड्रेन आउट होने लगेगी, और वो ड्रेन आउट इसलिए होने लगेगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी, एटीपी मॉलिक्यूल्स अलग अलग जगह पर आपके शरीर के अंदर काम कर ही नहीं पाएंगे अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पर, जितना वो रेगुलरली करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी आती कहां से हमारे शरीर के अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दोस्तों, वो अपनी एनर्जी खुद से पैदा नहीं कर पाते हैं। अब आप कहोगे कि सर प्लांट्स तो कर लेते हैं। प्लांट्स दोस्तों अपना फूड खुद से पैदा कर लेते हैं, वहीं पर जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो तो अपना खाना भी खुद से नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर खाना बनाने का मतलब किचन में खाना बनाना नहीं है, खुद से फूड को पैदा करना, जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स ये वाला काम करते हैं। हम यहाँ पर फूड पैदा करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एनर्जी पैदा करने की बात कर रहे हैं कि एनर्जी क्या अपने आप ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है? नहीं होती है। इवन प्लांट्स के अंदर नहीं होती है। प्लांट्स खाना बना लेते हैं एनर्जी के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स का खाना बनता है, राइट। लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट हो पाए उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है प्लांट को, इन द फॉर्म ऑफ फोटो एनर्जी, लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये एनर्जी हमेशा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर में दोस्तों याद रखना बाहर से आती है, बाहर से आती है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एक लिमिटेशन क्या है कि वो खुद से अपनी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स की जहां तक आप बात करो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, प्लांट्स दोस्तों अपना खाना खुद से बना सकते हैं, एनर्जी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। अब इंसान और जानवर तो खाना भी अपना खुद से नहीं बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो जो कैरी आउट होता है वो तो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स लेकिन एनर्जी के लिए डिपेंडेंट होते हैं आउटसाइड सोर्स पर, किसी एक एक्सटर्नल सोर्स पर, जो कि प्लांट्स के लिए क्या है? प्लांट्स के लिए है वो एक्सटर्नल सोर्स सनलाइट। और जानवरों और इंसानों के लिए जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? वो है या तो कोई जानवर उसको मार के खा लेंगे, या तो उसके बॉडी प्रोडक्ट्स को यूज कर लेंगे, या फिर कुछ फल, सब्जियां, पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां, उनके रूट्स, उनके श्रब्स, उनके हर्ब्स, ये सब इंसान और जानवर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी शरीर में, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, उनके शरीर में खुद से एनर्जी उत्पन्न नहीं होती है, खुद से एनर्जी पैदा नहीं होती है, वो हमेशा एक किसी एक्सटर्नल सोर्स से आती है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स
बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से, फ्रॉम नथिंग दे कैन नॉट क्रिएट एनर्जी। नथिंग का मतलब यहां पर दोस्तों ये है, ये मैंने इसलिए लिख रखा है, 0 पॉइंट से अपने शरीर के अंदर खुद से ऊर्जा जनरेट नहीं कर सकते, वो इस चीज में असक्षम है। तो उनको एनर्जी के लिए किसी ना किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है, किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड होना पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास, हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक ऐसा प्रोसेस जरूर होना चाहिए कि उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो सके फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर में खुद से तो बन नहीं पाएगी, वो बाहर से आएगी। तो एक प्रोसेस तो कम से कम ऐसा होना चाहिए ना सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास, चाहे वो प्लांट्स हो, जानवर हो, इंसान हो, कि एनर्जी का सोर्स भले ही बाहर लाया करता हो बॉडी से, तो वो एक्सटर्नल सोर्स हो गया, लेकिन वो एनर्जी बॉडी के अंदर तक तो आ सके, इंटरनली तो एंटर कर सके ना, ताकि लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट हो सके। तो सबसे कॉमन सोर्स है एनर्जी को प्राप्त करने का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो है फूड। अब सनलाइट अगर प्लांट्स को मिल जाए, वो अपना फूड तो बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। जानवरों और इंसानों को एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, और फूड वो लोग खुद से नहीं बना पाते, वो भी शरीर के बाहर से आता है, या तो जानवरों से आता है, या जानवरों के बॉडीली पार्ट से आता है, बॉडीली प्रोडक्ट से आता है, या फिर दूसरे पेड़ पौधों को कंज्यूम करते हैं जानवर और इंसान। तो फूड के अंदर होता क्या है, खाने के अंदर होता क्या है, खाने में स्टोर्ड होती है केमिकल एनर्जी। खाने के अंदर केमिकल एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड होती है, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो एनर्जी होती है खाने के अंदर, जो केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है, ये ट्रांसफर होती है बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर, और इसी प्रोसेस को दोस्तों हम नाम देते हैं कि जब सोर्स ऑफ एनर्जी शरीर के बाहर से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर से आते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। खाना सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वो शरीर के बाहर है। अब वो उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाएंगे, ये प्लांट पेड़ पौधे वगैरह तो अपने जो एनर्जी है सनलाइट से उन्होंने एनर्जी ली, उससे अपना खाना खुद बना लेंगे, लेकिन जानवर और इंसान जो है वो खाना जो है वो उनके लिए एनर्जी है, उसको बाहर से ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि उनका शरीर खुद से खाना नहीं बना सकता है। तो ध्यान से सुनना, न्यूट्रिशन की मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। एनर्जी का ट्रांसफर होना शरीर के बाहर से और शरीर के अंदर उस एनर्जी का घुसना, ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिंदगी में, जिससे वो अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट, ठीक है। खाने को ऑब्टेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का यहां पर ये मतलब है एक्सटर्नल सोर्स, और उसको फिर वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, चार कामों के लिए, एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, ग्रोथ को ऑब्टेन करने के लिए, बॉडी में अगर सेल्स डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए, और अपने मेंटेनेंस फंक्शंस को इंश्योर करने के लिए। अब जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, उसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। सिर्फ एनर्जी तो चाहिए होती है सर्वाइवल, मेंटेनेंस, ग्रोथ, इन सबको कैरी आउट करने के लिए, लेकिन एनर्जी के अलावा उसको कुछ अन्य मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो एडिशनल ये जो रॉ मटेरियल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर में आते हैं, जो कि अल्टीमेटली देखो वैसे तो एनर्जी का ही वो काम करेंगे, कोई भी रॉ मटेरियल को लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो शरीर में उसका ब्रेकडाउन होकर एनर्जी ही बनेगी अल्टीमेटली। तो ये जो एडिशनल रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो बाहर से आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिजम्स को मदद करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स अपना साइज जो है वो बढ़ा सकें, अपने टिश्यूज को बना सकें, और डैमेज बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर सके। और ये सारे के सारे रॉ मटेरियल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये भी मेनली फूड के थ्रू ही एंटर कर पाते हैं, फूड के थ्रू ही ऑब्टेन कर पाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उनके शरीर में एंटर जो होता है ये रॉ मटेरियल, वो होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों हमें एक दूसरी बात भी बताई जा रही है न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, एनसीईआरटी में गिवन है कि लाइफ जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो भी लाइफ अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, कोई भी चीज जो है अर्थ के ऊपर जो जिंदा है, उन सारी चीजों के अंदर कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं।
फिर चाहे प्लांट्स की बात कर लो, जानवरों की बात कर लो, इंसानों की बात कर लो। अगर आप इस चीज़ को पहली बार सुन रहे हो तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ पता ना हो। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या सर हमारे शरीर में कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, क्या हमारे शरीर के अंदर कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, जानवरों के शरीर में हैं, प्लांट्स के शरीर में हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है हाँ। इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सबके अंदर, ठीक है, बहुत मेजर संख्या में कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादातर लिखा हुआ है, देखो, दे आर लार्जली मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, जो फूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं उसके अंदर भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हमारे फूड में कहाँ कहाँ से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं, फैट्स में होते हैं, इन सब में कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला गया हमसे कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है कार्बन सोर्सेस की, ये वेरी करती है। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खा रहे हैं, और जिस खाने के अंदर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि फूड के अंदर भी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये जो जानवर, पेड़ पौधे, इंसान, अपना जैसे पेड़ पौधे तो चलो अपना खाना बना रहे हैं, इंसान और जानवर जो खाना अपना ऑब्टेन करते हैं, तो उस खाने के अंदर कितना कार्बन कंपाउंड होगा ये भी वेरी करता है। इसलिए अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना अलग अलग तरीके से ऑब्टेन करते हैं। अब क्योंकि खाना अलग, खाने को ऑब्टेन करने का तरीका अलग, जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे तो उनका तरीका अलग है। जानवरों में और इंसानों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट नहीं हो सकता, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। सनलाइट क्या हमारे ऊपर पड़ेगी, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आ जाएगी क्या, खाना बन जाएगा क्या? सिमिलरली क्या जानवरों के शरीर के ऊपर अगर कोई सनलाइट पड़े, वो धूप में अपने शरीर को सेकने लगे, तो क्या उनके अंदर खाना बनने लग जाएगा? नहीं। ये वाली चीज़ से प्लांट्स, पेड़ पौधों के अंदर पॉसिबल है, जानवर और इंसानों के शरीर में ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सोर्स ऑफ फूड होता है ऑब्टेन करने का वो अलग होता है, इसलिए अलग अलग कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी अलग अलग संख्या एंटर करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो खुद से बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद से बना पाते हैं। ऐसे जीव जंतुओं को जो अपना खाना खुद से बना पाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जहां पर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बना पाते हैं, जैसे प्लांट्स और पेड़ पौधे वगैरह। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दोस्तों हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वहीं पर जो एनिमल्स होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी शो करते हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए, और इसलिए हम इनको कहते हैं हीटरोट्रॉफ्स, जो दूसरों को खाते हैं। जैसे जानवर और इंसान पेड़ पौधों को खाते हैं, या तो जानवरों को मारकर खाते हैं, या जानवरों के शरीर से कुछ जो पदार्थ बाहर निकलते हैं जैसे अंडा, दूध, इसको कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हीटरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जहां पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी जीव जंतु के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया कि अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, फूड को ऑब्टेन करने के न्यूट्रिशनल मेथड्स अलग होते हैं, और सबके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आ गई होगी। न्यूट्रिशन का प्रोसेस एकदम क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की। दोस्तों काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम होता है। ब्रीदिंग का मतलब क्या? सांस अंदर लेना और सांस को छोड़ देना। तो क्या ये रेस्पिरेशन है? नहीं दोस्तों, रेस्पिरेशन थोड़ा सा हायर लेवल का एक कॉन्सेप्ट होता है एज कंपेयर टू ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में सिर्फ एक ही चीज होती है, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। इंसान और जानवरों की बात करें, O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, दिस इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक हायर लेवल का कॉन्सेप्ट होता है। ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन के अंदर, लेकिन रेस्पिरेशन में सिर्फ सांस लेना और सांस बाहर छोड़ना शामिल नहीं है। यहां से एक प्रोसेस जो होता है वो बॉडी में मदद करता है। क्या करता है और क्या होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, इसको दोस्तों हम समझते हैं। तो देखो, जो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो अभी हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर में जो एनर्जी बाहर से आती है वो वेरी करती है। ठीक है,
क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं है कहने का क्या मतलब है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब मर्जी और जितनी संख्या में चाहेंगे उतना खाना वो अपनी चॉइस के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से हमेशा ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे एक प्लांट है, वो एक ऐसी जगह पर पनप रहा है जहां पर सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जानवर और इंसान अगर वो किसी ऐसी जगह में फंसे हुए हैं जहां पर वो खाने को बहुत दिनों तक ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी बॉडी वीक हो जाएगी और वो मर जाएंगे। तो रेडी टू ईट सोर्सेज ऑफ फूड हमारे पास अवेलेबल होते नहीं है हर टाइम पर, ठीक है। तो यही आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि एनवायरनमेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल में नहीं होता। आप हमेशा अपने एनवायरनमेंट को अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमेशा एनर्जी नहीं मिल सकती है रेडी टू यूज फॉर्म में, ठीक है, कि आप जब मर्जी चाहो आपने कुछ खाया और इमीडिएटली आप सोचो कि आपके अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा आ गई है, एनर्जी आ गई है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसके लिए शरीर क्या करता है, अगर हमने कुछ थोड़ा बहुत भी खाया होता है या ज़्यादा भी खा लिया, तो अल्टीमेटली उस खाने से शरीर के अंदर लाइफ प्रोसेसेस कैसे कैरी आउट होंगे कि जो हमने खाया रखा है उसकी एनर्जी को शरीर हमारा निचोड़ेगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाएगा। मैंने आपको बताया ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम एनर्जी कहते हैं। तो ये होता कैसे है? खाना जो भी हमने खाया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खाना खाया, ठीक है, या खाना प्लांट से जैसे अपना बनाया, उसका सबसे पहले यहाँ पर फिलहाल हम रेस्पिरेशन में, क्योंकि हम जानवरों और इंसानों के अंदर ही ये वाली बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस की, तो सारे एग्जांपल मैं आपको इंसानों और जानवरों के दूंगा। तो खाना जानवर और इंसान ने जैसे सबसे पहले खाया, उसका शरीर में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। वो खाना टूटता है शरीर में जाने के बाद छोटे 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 टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, ताकि अच्छे से उसको हम एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। फिर उस खाने की प्रोसेसिंग होती है और फाइनली जिस फॉर्मेट के अंदर उस खाने से एनर्जी को यूज करेगा शरीर, उस फॉर्म के अंदर वो खाना हमारा कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, खाना जो हमने खाया उसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर उसकी प्रोसेसिंग हुई और फिर वो एक ऐसे चीज के अंदर कन्वर्ट हुआ कि उससे जो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कॉमन फॉर्म ऑफ यूजेबल एनर्जी है, जिस फॉर्मेट के अंदर उस खाने को खाने के बाद हमारा शरीर उससे एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता था, उस फॉर्मेट के अंदर वो उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो फूड को कन्वर्ट करने के लिए, खाने को कन्वर्ट करने के लिए इनटू यूजेबल एनर्जी, ठीक है, कि ब्रेकडाउन वगैरह होते होते, उसकी प्रोसेसिंग होते हुए वो ऐसे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए खाना कि हमारा शरीर उसको यूज कर सके, ठीक है। तो खाने को कन्वर्ट करने के लिए इनटू यूजेबल एनर्जी और बॉडी मटेरियल्स, ठीक है, कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बेसिकली वो खाना पहुंच पाए, उसका न्यूट्रिशन पहुंच पाए, उसकी एनर्जी पहुंच पाए, हमारी बॉडी कुछ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करती है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं दोस्तों, वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ठीक है, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। ये वैसे केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी ये वाला केमिकल रिएक्शन होता है, कैरी आउट होता है जब भी हम खाना खाते हैं। उस खाने का ब्रेकडाउन अगर हमें करना है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस के अंदर होता क्या है, ये सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शन है। जब भी हमें मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना होता है, तो वहां पर एक चीज बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है, और वो जो मॉलिक्यूल है, खाने का मॉलिक्यूल जो है, उसका जो ब्रेक डाउन होगा, उसके लिए जो चीज काम आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो किरदार है इसका ब्रेक डाउन करने के लिए, वो है ऑक्सीजन। क्योंकि आपने देखा सबसे पहला प्रोसेस तो यही कि खाने को खाने के बाद ब्रेक डाउन होना चाहिए उसका, तभी तो फिर वो प्रोसेसिंग होगी और तभी तो वो खाना यूजेबल एनर्जी की फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। तो ब्रेक डाउन करेगा कौन? हमारे शरीर में आप ये कहोगे कि सर जब हम खाना खाते हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस वगैरह के थ्रू स्टमक और उसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो खाने को तोड़ देते हैं और उससे हमें एनर्जी मिल जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर कोई कटर थोड़ी ना लगा हुआ है, कोई सब्जी काटने वाला कोई चाकू थोड़ी ना है कि जो खाने को आप खाओगे। अगर आपने रोटी का मोटा टुकड़ा खा लिया या खाने को कम चबाने के बाद अगर आपने गटक लिया, तभी तो उसका ब्रेकडाउन होता है। सॉलिड फूड्स का भी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, लिक्विड फूड्स का भी ब्रेकडाउन होता है, उसी से तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, तभी तो आपको एक अर्ज फील होती है टू गो टू वॉशरूम।
तो ये जो चीज़ है, जो खाना जो ब्रेक डाउन हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कोई कटर नहीं लगा हुआ है, कोई चाकू नहीं है, कोई चीज़ नहीं है घिसने की कि खाना जो है अपने आप ही अंदर जाकर क्रश हो जाएगा। उसका ब्रेकडाउन होने के लिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं शरीर में, ठीक है। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होता है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस भी कहते हैं। इन रिएक्शंस में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट किरदार जो मैं आपको बता रहा था खाने को ब्रेक डाउन करने में जो मदद करता है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी खाने को तोड़ देता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और फिर ये जो एनर्जी पैदा हो गई है, जो रिलीज हो गई है, इसको यूज करा जाता है हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा, और वो जो सेल्स हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट के थ्रू शरीर के अलग अलग कोनों में उस एनर्जी को, उस एटीपी मॉलिक्यूल को पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाने का बेसिकली ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, फिर वो प्रोसेस हो रहा है और यूजेबल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। तो फूड का सबसे पहले फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हुआ, उससे हुआ क्या, एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी का जो मॉलिक्यूल है इसको हम कहेंगे एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब एटीपी बन गया, एनर्जी बन गई और सेल्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो हमारी बॉडी में फिर ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि फिर हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी सेल्स की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल बॉडी के ऑर्गन्स की इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से अपनी जो एनर्जी है वो मिल गई होती है, ठीक है। अब बड़े सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगली बात समझना, बड़े सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए पड़ता है, और ऑक्सीजन कहां से आता है, आउटसाइड द बॉडी, एनवायरमेंट से आता है, ठीक है। और यही ऑक्सीजन मदद करता है खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और सेल्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, सेल की क्या रिक्वायरमेंट है कि वो अच्छे से फंक्शन कर सके, सेल्स उसकी जरूरतों को पूरा करता है। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हमारा जो शरीर है जानवरों और इंसानों का, वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि रेस्पिरेशन एक ज्यादा बड़ी टर्म होती है एज कंपेयर टू ब्रीदिंग, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर, ये अगर बड़ा सर्कल रेस्पिरेशन है तो इसके अंदर छोटा जो सर्कल होगा वो ब्रीदिंग का होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को अगर जानवरों और इंसानों का शरीर अगर ऑब्टेन कर रहा है तो वो कहां से आया, वो ब्रीदिंग के प्रोसेस है। और ब्रीदिंग क्या है, सिंपली सांस का अंदर जाना और सांस को बाहर छोड़ना। जो हम सांस को अंदर ले रहे हैं तो O2 हमारे अंदर एंटर कर रहा है, और एक्सेलिंग के प्रोसेस में, सांस को छोड़ने के प्रोसेस में CO2 बाहर निकल जा रहा है। लेकिन रेस्पिरेशन एक हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से ऑक्सीजन आ गया, लेकिन उस ऑक्सीजन ने फिर करा क्या, खाने को ब्रेक डाउन करा, फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करा, ताकि सेल्स की जो नीड है वो पूरी हो सके, क्योंकि इस खाने के ब्रेक डाउन के प्रोसेस में रिलीज होगी एनर्जी, ठीक है। और ये सारा काम करा किसने, ऑक्सीजन ने करा। और इस पूरे प्रोसेस को, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना नंबर 1, खाने को तोड़ना ऑक्सीजन ही तोड़ेगा नंबर 2, एनर्जी का रिलीज होना नंबर 3, और सेल्स की रिक्वायरमेंट का पूरा होना कि सेल्स को एनर्जी मिल जाए नंबर 4। इन चारों को अगर आप मर्ज कर दो, इस प्रोसेस को दोस्तों हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको फिर यह बता रखा है कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से खाना जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब जब खाना या फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका जब ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जो कि सेल्स की एक्टिविटीज को, सेलुलर एक्टिविटीज को कैरी आउट करवाने में मदद करती है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। उसके बाद अब दोस्तों देखो क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी एक जगह पर पैदा हुई, ठीक है, एक जगह पर शरीर में एनर्जी आई, तो वो अलग अलग जगह पर जानी भी तो चाहिए, और उसको लेकर कौन जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। देखो ना, सबसे सिंपल है, खाना हमने खाया मुंह से, खाना उसके बाद डाइजेस्ट होने के लिए गया पेट में। तो अगर मैं अखरोट खा रहा हूँ, बादाम खा रहा हूँ, मम्मी के कहने पर के हेल्दी खाओ, तो दूध पी रहा हूँ, ठीक है, उल्टा सीधा बाहर का नहीं खा रहा हूँ, खाना खाया मुंह से, गया वो पेट में डाइजेस्ट होने के लिए, तो मैं उससे ये कैसे इंश्योर कर सकता हूँ कि कोई भी चीज़ को खाने के बाद
जो मुंह और पेट का संगम है, इसके अलावा खाना जो है मेरे ब्रेन को, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेरे ब्रेन को मिलेंगे, मेरे पैर उससे हेल्दी रहेंगे, मेरे हाथ उससे हेल्दी रहेंगे, मेरे मसल्स उससे स्ट्रांग रहेंगे, एक एक उंगलियों को, एक एक अंगूठों को उससे पावर मिलेगी। ये चीज़ इंश्योर कैसे हो पाती है? कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना कि जो मुझे ये इंश्योर करवा दे मेरे शरीर के अंदर कि कोई बात नहीं, माउथ से खाना खाओ, पेट में जाके उसको डाइजेस्ट करो, अंदर उसको शरीर के विभिन्न पार्ट्स तक, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम हमारा है। तो जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वो जो एलिमेंट्स होंगे, जो प्रोसेस होगा, उसी को हम कहते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से फूड को इनटेक करते हैं और उनके शरीर के विभिन्न पार्ट्स तक फूड कैसे जो है वो जाता है। ठीक है, तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं खाने को खाने के लिए, खाने को पचाने के लिए। सेल क्योंकि एक ही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जब एक ही सेल है तो उसी सिंगल सेल को सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करना है, और कोई काम जो है वो डिवाइडेड नहीं है, और कोई सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए नहीं है कि खाना खा लिया मुंह ने, पचा लिया पेट ने। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास ये वाली लिबर्टी नहीं है। उनको जो खाना खाना है, जो पचाना है, जो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना है, वो सारा काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पूरा वर्कलोड एक ही सेल के ऊपर है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास सिर्फ एक ही सेल है, और जो एक सेल है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ठीक है, अब जब वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो उससे डिफ्यूजन जो है वो इजी हो जाती है। ठीक है, डिफ्यूजन अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कनेक्ट करते हुए। सिंपली आप पहले इतना समझो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो शरीर है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो इससे होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दोस्तों, ये एक अमीबा है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास यहाँ पर एक फूड पड़ा हुआ है, खाना पड़ा हुआ है। तो अमीबा की वैसे भी कोई शेप नहीं होती, माउथ है नहीं, पेट है नहीं, एक सिंगल सेलुलर स्पीशीज है ये शरीर को अपने आगे बढ़ाएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये निकालता है अपनी। आगे चलकर इस चैप्टर में हम जानेंगे, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, दे रखा है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, सूडोपोडिया कहते हैं हम उसे। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उंगली जैसी चीज, जैसे मतलब मान लो कि खाना मेरा यहाँ तक पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, अपने शरीर से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ और इसको ग्रैब कर रहा हूँ मैं अपने अंदर। ठीक है, तो ये अमीबा के अंदर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। तो सूडोपोडिया जो है इस खाने को एंगल्प कर लेगा। अब देखो ये खाना यहां पर आ गया। ठीक है, ये अमीबा था, अब खाना इसके शरीर के अंदर यहां पर देखो एंटर कर चुका है। अब हमारे शरीर में क्या होता है कि खाना कहीं से भी एंटर कर लेता है। क्या है, मैं खाने को यहां रखूंगा, यहां से एंटर हो जाएगा, गले पे रख दूंगा, यहां से एंटर हो जाएगा, पेट पे रख दूंगा, डायरेक्ट पेट के अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है माउथ। ठीक है, खाने को खाने के लिए, पचाने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है पेट। अमीबा के अंदर ऐसे कोई अलग अलग पार्ट्स ही नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स नहीं होते, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं। खाना एंटर हुआ, कहीं से भी एंटर हो जाता है, यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, कहीं से भी हो जाएगा। ठीक है, और जाते जाते फिर वो जाएगा जिस भी जगह पर जाना है, उसकी एनर्जी निचोड़ी जाएगी और शरीर के किसी भी पार्ट से, ठीक है, शरीर के किसी भी पार्ट से, जैसे मतलब मान लो ये अमीबा का ढांचा है, इधर से अपनी थोड़ी सी, देख रहे हो आप, ये ओपनिंग खोल दी अमीबा ने। ठीक है, रास्ता खोल दिया थोड़ा सा, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अमीबा बाहर निकाल देता है। तो कहीं से भी खाने को ले लिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने, कहीं पर भी पचा लिया और कहीं से भी बाहर निकाल दिया। हमारे अंदर लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जानवरों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, इंसानों के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो जनरली उनमें ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पर जो पूरा का पूरा सेल है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो यहां पर जो सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है, वो इनफ होती है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सिंपल डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो मोर देन इनफ है कि वो खाने को खा सके, गैसेस एक्सचेंज हो सके उनके शरीर में, और वेस्ट जो है वो फिर रिमूव हो जाए। तो यहां पर डिफ्यूजन वर्ड क्यों यूज करा गया, क्या मतलब है यहां पर डिफ्यूजन का? डिफ्यूजन का मतलब होता है, वैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन के बारे में, लेकिन यहां पर क्यों यूज करा गया है? डिफ्यूजन का मतलब होता है सब्सटेंसेस की मूवमेंट फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरियाज ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है,
जहां पर कोई भी चीज बल्क अमाउंट के अंदर है और दूसरी जगह पर जहां पर कोई भी चीज की कमी है, किल्लत है, तो यहां से चीज उठकर जहां पर ज्यादा तादाद में है चीज, यहां से उठकर बोरो हो जाएगी वो इस तरफ, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जब भी कोई चीज सब्सटेंसेस कैरी आउट हो जाते हैं उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं साइंस के अंदर, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन का रीजन है, ठीक है। यहां पर ये जो सब्सटेंसेस हैं इधर चले जाएंगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, क्योंकि ये यहां पर कम है, ठीक है। तो यहां पर डिफ्यूजन का क्या मतलब है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और इनके खाने के प्रोसेस में क्यों यूज करा गया है? इनका शरीर एनवायरनमेंट के मतलब एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट संपर्क में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो कहीं से भी खाने को ये उठाएंगे फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का ये मतलब है जहां पर भी जब भी इनको फील होगा, ठीक है, जहां से भी फील होगा कि खाने की रिक्वायरमेंट है, शरीर में कहीं से भी खाना ले लेंगे। सिंपल तरीके से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक इनके शरीर में वो जो खाना है वो चला जाएगा, गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा, यानी कि एनर्जी को निचोड़ेगा इनका शरीर, वेस्ट मटेरियल जैसे ही बनेगा शरीर के अंदर, शरीर का कोई भी हिस्सा खोलकर जैसे अमीबा वो बाहर निकाल देगा उस खाने को, ठीक है। अब यहां पर होता क्या है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है उसका हर एक जो पार्ट है वो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली टच कर रहा है, तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, यानी कि सब्सटेंसेस का मूव होना फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरियाज ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूजन अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो आप ऐसा मान लो, शरीर जो है उसके किसी भी पार्ट से खाना एंटर होना और किसी भी शरीर के पार्ट से कभी भी कहीं से भी ओपनिंग हो जाएगी और खाना बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इजी होता है और इस तरीके से वो अपनी नीड्स को, अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा कर पाते हैं। अब प्रॉब्लम दोस्तों पता है कहां आती है, ये सिचुएशन कब चेंज हो जाती है? सिचुएशन ये चेंज हो जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और जिनके बॉडी का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। यहां पर कॉम्प्लेक्स होने का ये मतलब है कि उनके पास स्पेशलाइज ऑर्गन्स हैं जो कि स्पेशलाइज काम करेंगे, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, बड़े सारे जो सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर है, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट को टच करते नहीं है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो पूरी की पूरी बॉडी है वो एनवायरनमेंट के संपर्क में है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है कि चीजें आराम से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूव कर जाएं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये डिफ्यूजन इतना इजी नहीं है। सिंपल डिफ्यूजन से यहाँ पर काम नहीं चलेगा कि आप ये सोचो हमारे शरीर में जहां पर भी रिक्वायरमेंट है खाने की, जहां पर कम खाना है और जहां पर ज्यादा खाना पहुंच गया तो वहां से उठ के दूसरी जगह पर खाना चला जाए इजी तरीके से। इतने आसानी से खाना और ऑक्सीजन सेल्स के अलग अलग पार्ट्स तक, बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स तक जहां पर अलग अलग सेल्स हैं उन तक सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इतना इजी तरीके से खाना और ऑक्सीजन नहीं जा पाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उन्होंने एक स्पेशलाइजेशन कर रखी होती है, उनकी महारत होती है कि वो जो है उनके जो शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं वो स्पेशलाइज वे में स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं, वो अलग अलग टिश्यूज अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव टिश्यूज डाइजेस्टिव फंक्शन को कैरी आउट करेंगे, रेस्पिरेटरी टिश्यूज रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे, ट्रांसपोर्ट जो टिश्यूज हैं वो क्या करेंगे, जैसे ब्लड वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके न्यूट्रिएंट्स को खींच के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है इससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, या बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है, क्योंकि उनको एक ही निर्धारित काम करने के लिए, स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। वो और कोई काम नहीं करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि डाइजेस्टिव टिश्यू जो है वो रेस्पिरेटरी टिश्यू को ये बोले यार तुम थोड़े दिनों के लिए मेरा काम कर लो, मैं तुम्हारा काम कर देता हूं। वो अपने ही डोमेन तक, अपने ही एरिया ऑफ वर्क तक सीमित रहेंगे, वो दूसरे के टेरिटरी में, दूसरे की बाउंड्रीज में काम करने के लिए नहीं घुसेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमने ये देख लिया कि टिश्यूज जो है वो स्पेशलाइज है, स्पेशल तरीके के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जिनका एरिया ऑफ वर्क, ठीक है,
जिनका जो काम है, जो फंक्शन है, वो निर्धारित है, वो फिक्स है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग जो टिश्यूज है उनका अलग अलग काम है, अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग उनका काम है। तो कुछ जो है वो फूड को ऑब्टेन करते हैं और कुछ जो है वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। अब जो फेफड़े हैं, फेफड़े खाना नहीं लेंगे, लंग्स खाना नहीं लेंगे। और सिमिलरली जो माउथ है, माउथ जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो लंग्स है कि ऑक्सीजन को बचाकर रखेगा और CO2 को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये जो टिश्यूज हैं ये स्पेशलाइज हैं, स्पेशलाइज ऑर्गन्स और टिश्यूज काम करते हैं कि कैसे वो खाने को ऑब्टेन कर सके और ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंसानों के शरीरों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूरा का पूरा, और मैंने आपको बताया था ऑर्गन सिस्टम जो होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यहाँ पर एक सिस्टम जब हम बोलते हैं तो मल्टीपल ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो खाने को इनटेक करेगा, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे इसके अंदर हमारा माउथ से शुरुआत हो जाती है इसकी। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे लंग्स इसका वन ऑफ द कंपोनेंट है, तो वो ऑक्सीजन को इनटेक करेगा, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑक्सीजन को इनटेक करने का काम नहीं कर रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम फूड को इनटेक करने का काम नहीं कर रहा है। दोनों का काम अलग अलग है कि भाई तू खाना लेकर आ और तू ऑक्सीजन को लेकर आ, ठीक है। तू मेरे काम में दखल अंदाजी मत करियो, मैं तेरे काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ऐसे करके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो अलग अलग टिश्यूज और जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने अपने काम को बांट रखा है, ठीक है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब वो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि फूड और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर, एक फूड और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर हमें ये बोला जा रहा है एक स्पेसिफिक लोकेशन से एंटर करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन से एंटर करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि खाना जो है वो एंटर करता है हमारे शरीर में थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऑक्सीजन एंटर करता है हमारे शरीर में थ्रू लंग्स। अब हमारा शरीर जो होता है वो चालाक नहीं होना चाहिए जैसे ओवरऑल इंसान चालाक होते हैं। हमारा शरीर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि लंग्स बेसिकली ऐसा संकेत नहीं देंगे, लंग्स ये नहीं बोलने लगेंगे क्योंकि ऑक्सीजन को मैं लेकर आया हूं तो ऑक्सीजन को मैं ही अपने पास रखूंगा, मैं इसको ब्रेन को, हार्ट को, लिवर तक, किडनी तक, शरीर के अलग अलग जगह पर जो सेल्स है मैं उसको नहीं दूंगा क्योंकि इसको मैं लेकर आया हूं, मैंने मेहनत मुशक्कत कर रखी है तो ये मेरे हो गए। और सिमिलरली डाइजेस्टिव सिस्टम ये नहीं बोलेगा कि जो खाना है, जैसे माउथ है तो माउथ कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि मैं खाने को पूरे दिन तक यहीं रखूंगा, मैं इसको अंदर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर अंदर गया तो फिर शरीर के अलग अलग पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, मैं क्योंकि मैंने इसको चबाया है तो मैं ही रखूंगा इसको अपने मुंह में। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। अब यहाँ पर दिक्कत भरी बात यह है कि फूड को और ऑक्सीजन को जो ऑब्टेन कर रहे हैं ऑर्गन्स, जो हमारे अलग अलग सिस्टम्स जो ऑब्टेन कर रहे हैं इसको, उनकी सबकी लोकेशन अलग अलग है, ठीक है, उनके सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। लेकिन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस दोस्तों आप जानते हो, आप वास्तविकता जानते हो, ऐसा नहीं होता कि किसी एक ऑर्गन ने अगर किसी चीज़ को ऑब्टेन करा, जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसी एक सिस्टम ने डाइजेस्टिव सिस्टम ने फूड को इनटेक करा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ऑक्सीजन को इनटेक करा, तो वो अपने पास ही रख लें, क्योंकि फिर शरीर के बाकी हिस्सों का क्या होगा। तो बाकी जो पार्ट्स हैं शरीर के, जो बाकी हिस्से हैं और हर एक सेल जो है बॉडी के अंदर, उनको भी तो फूड चाहिए, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने अगर खाना खाया, ठीक है, तो आपने खाना खा लिया, चलो वो आपके पेट तक भी चला गया, आपने दूध पिया, ठीक है, वो मुंह से होते हुए आपके पेट तक एंटर कर गया, तो आप जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी बच्चे को आप हिलाते थोड़ी ना कि इसके शरीर तक जो है वो दूध पहुंचे। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। जैसे मान लो दोस्तों ये मेरी बेटी है, ठीक है, मैंने उसको दूध पिलाया, ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ऐसे करके हिलाने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। अब मेरी वाइफ आई कि बेबी, ये हमारे बेबी के साथ आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा इसने अभी अभी दूध पिया था बोतल से, तो मैं इसके शरीर में अच्छी तरीके से, ताकि इसके हाथ में, पैर में, सर में इसके दूध का न्यूट्रिशन पहुंच जाए, तो मैं इसको अलग अलग तरीके से घुमा रहा हूँ। ऐसा कभी होता है क्या कि आपने अगर दूध पिया, खाना खाया, तो उसके न्यूट्रिशन को आपको शरीर तक पहुंचाने के लिए कि जानवर है वो नाचने लगे, इंसान जो है, छोटे बच्चे जो हैं, आप उनको गुलाटियां मरवा रहे हो, अंगड़ाइयां दे रहे हो, ऐसे करके हिला रहे हो आप उनको उल्टा सीधा, ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है। तो वो शरीर में ऑटोमेटिकली हर एक जगह पर पहुंच जाने चाहिए,
ठीक है। अब इसके लिए जो प्रोसेस जो बेसिकली जो काम आता है वही दोस्तों जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस, जिसको कैरी आउट करा जाता है ऑक्सीजन की सहायता से, ठीक है, ब्लड के साथ मिलकर। तो ये जो सिचुएशन है ये एक नीड क्रिएट करती है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है हमारे शरीर के अंदर, अब ये कोई स्पेशलिस्ट सिस्टम नहीं है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता, ठीक है। ब्लड जो है ये पूरा का पूरा काम कर देता है हमारा अलोंग विद डिजोल्व ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को साथ में मिक्स करके। खून है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि खाना खाने से आए हैं, वो खून क्योंकि शरीर के विभिन्न पार्ट्स तक जाएगा, ऑक्सीजन को भी लेकर चला जाता है, न्यूट्रिएंट्स को भी लेकर चला जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो बचते हैं उसको जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिससे वो शरीर से बाहर निकलेंगे, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह और किडनी वगैरह से फिल्टर होकर वो वहां तक वेस्ट मटेरियल को ले आता है, और जो बच जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, उसको शरीर हमारा बाहर निकाल देता है। लेकिन फिलहाल जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, ये अलग से कोई सिस्टम नहीं होता, याद रखना। तो ये एक नीड क्रिएट करता है कि हमारे शरीर के सारे पार्ट्स को, सारे सेल्स को प्रॉपर तरीके से खाना मिले, ऑक्सीजन मिले। जैसे हम अपने बच्चे को बेसिकली हमें हिलाना ना पड़े, उसे इधर उधर ना करना पड़े, तो ये जो है ये फूड को कैरी आउट करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है, और दूसरे कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो कैरी आउट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। बीमारी है तो बीमारी भी पहुंच जाएगी शरीर के दूसरे अंगों तक, और अगर कुछ अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड अगर आपने खा रखा है तो उसका न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जानवर और इंसानों के शरीर में ब्लड जो है जो सर्कुलेट होता है वो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो पानी को और दूसरे मिनरल्स को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक, पत्तियों तक, स्टेम्स तक, रूट्स तक वो लेकर जाते हैं, ठीक है। ये चीज की क्लैरिटी आपको मिल गई होगी अच्छे से। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है वो ये सब चीजें इंश्योर करता है। हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे ऑर्गन्स के जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं वो बाधा ना बने इस चीज के लिए कि अगर वो स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो जो वो स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट लेकर आए वो अपने तक रख ले, उसे वो इगोइस्टिक हो जाए। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो इंपॉर्टेंट है, ताकि ये इंश्योर हो सके हमारी बॉडी के अंदर कि हर एक सेल को, बॉडी के हर एक पार्ट को प्रॉपर तरीके से खाना मिले, ऑक्सीजन मिले और दूसरे मटेरियल्स मिले जो कि इंपॉर्टेंट है उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं खाना खाने का प्रोसेस। हम सीख गए हैं खाने को तोड़कर वो एनर्जी कैसे बनेगी, वो हम सीख गए हैं। खाना खाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, जो अलग अलग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो खाने से निकल कर आए हैं, वो न्यूट्रिएंट्स शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचेगी कैसे, वो भी हम जान गए। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रोसेस था पूरा, लाइफ प्रोसेसेस के 4 इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन को जान लिया है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बच जाएंगे जिसको शरीर बाहर निकालेगा, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन, उसको जानते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे रिडॉक्स रिएक्शंस, तो हमारा शरीर जो होता है वो कार्बन सोर्स को और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, लेकिन इसी प्रोसेस में कुछ बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो जब सेल्स जो होते हैं इनका, ये सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, ठीक है, यूजिंग ऑक्सीजन। तो होता क्या है, जैसे ये आपका खाना है फूड, जिसको ग्लूकोज भी आप कह सकते हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, इस खाने का ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इस खाने को ब्रेकडाउन करेगा, फूड के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करेगा, उससे पैदा होगी एनर्जी। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और उसके साथ ही कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर निकलेंगे, ठीक है, मतलब वो पैदा होंगे। अब यहां पर जब सेल्स जो होते हैं वो फूड का ब्रेकडाउन करते हैं ऑक्सीजन की मदद से, तो यूजफुल एनर्जी जो होती है वो तो पैदा हो जाती है, लेकिन उसके साथ ही कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस जो होते हैं जिनको शरीर में अब उनका कोई रोल नहीं रह गया, और अगर शरीर के अंदर अगर आपने उनको रखा तो जो अच्छे सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाएंगे। तो अनवांटेड सब्सटेंसेस जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है वो भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है।
इन्हीं अनवांटेड सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं शरीर के अंदर पैदा होने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनका रिमूवल होना चाहिए शरीर से। शरीर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारा शरीर डिस्कार्ड करे, शरीर से बाहर निकाल फेंके, ठीक है, बाय अ प्रोसेस। उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल जो पैदा हुए और जो प्रोसेस इनको बाहर निकाल देगा शरीर से, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। अब इनका शरीर में रहना नुकसानदायक क्यों है? बिकॉज अब ये जो सेल्स हैं, ठीक है, सॉरी, अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये यूजलेस है सेल के लिए। इनके रहने से अच्छा फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा देर अगर ये रह गए तो ये अच्छे सेल्स को डैमेज कर देंगे, ठीक है, और ये हार्मफुल भी बन सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, डैमेज कर देंगे अच्छे सेल्स को अगर आपने इनको अलाउ करा कि शरीर के अंदर ये एक्यूमुलेट होते रहे, अगर ये इकट्ठे होते रहे, ठीक है। तो अगर ये बॉडी के अंदर रह जाएंगे, ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है अगर ये बॉडी के अंदर रह गए तो ये सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। एक जो नॉर्मल सेल जो है, जो आपको इतना हेल्दी सेल दिख रहा है, वो एक डैमेज सेल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये अलग अलग फॉर्मेट के अंदर होते हैं, जैसे CO2 है ना, रेस्पिरेशन के प्रोसेस, ब्रीदिंग के प्रोसेस में जब O2 एंटर करा, ठीक है, उसके बाद जब CO2 बना तो CO2 जो है उसका निकलना शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वो हमें डैमेज कर सकता है। कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उसका भी शरीर से बाहर निकलना जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन की, वेस्ट प्रोडक्ट्स का शरीर से बाहर निकलना, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकालता है, जिनका शरीर में रहने से शरीर का नुकसान है, बेसिकली सेल्स का नुकसान है, क्योंकि जो हेल्दी सेल्स होंगे, जो नॉर्मल सेल्स होंगे, वो डैमेज सेल्स जो है उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जो ह्यूमन बीइंग है, उसने खाना खाया, खाने का ब्रेकडाउन हुआ, एनर्जी पैदा हुई और वो एनर्जी शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक, अलग अलग सेल्स तक, जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी वो पहुँच गई, कुछ बाय प्रोडक्ट्स बने इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट। अब शरीर उसको बाहर निकालेगा। लार्ज इंटेस्टाइन से जो सॉलिड वेस्ट बाहर निकलेगा वो भी एक वेस्ट है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लिक्विड वेस्ट बाहर निकलेगा तो वो भी एक वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, जो कि बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एक्सक्रीशन बहुत ही ज़्यादा एक एसेंशियल कंपोनेंट है अलॉन्ग विद अदर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो स्वस्थ रह सके, वो हेल्दी रह सके शरीर के अंदर, और शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स को कोई नुकसान ना पहुंचे और शरीर को कोई रोग ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी बातें कवर कर ली हैं। तो दोस्तों ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सीखा कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, और 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस के डिटेल्ड एस्पेक्ट में 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने आपको बताए। खाना, न्यूट्रिशन, ठीक है, उसके बाद खाने का ब्रेकडाउन होना ताकि एनर्जी रिलीज हो सके ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है, ब्रीदिंग की मदद से, वो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। उसके बाद वो जो खाना हमने खाया, उसका जो न्यूट्रिशन है वो शरीर के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच सके, एनर्जी मिल सके ऑर्गन्स को, सेल्स को, ताकि वो इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, हमारी बॉडी स्वस्थ रह सके, ऑर्गन्स अपनी फुल पोटेंशियल पर काम कर सकें। तो वो होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इन सारे प्रोसेसेस में जो शुरू के 3 प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, जो बाय प्रोडक्ट्स बन गए इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसको जो शरीर हमारा बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ ईदर लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो ये चारों के चारों जो लाइफ प्रोसेसेस हैं डिटेल्ड मैनर में मैंने आपको बता दिए। अभी तो इस चैप्टर में बताने को बहुत कुछ है, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।